हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले चैप्टर। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहाँ पे ड्यूल बिहेवियर्स आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर। वेव लाइक के ऊपर दो फिनोमिना हमने पढ़े थे, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, और पार्टिकल लाइक नेचर को हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो सेकंड डेवलपमेंट थी आज हम वो डिस्कस करेंगे और वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी एटम है उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया था, ठीक है। वो दो टाइप का स्पेक्ट्रा लिया जाता है, एक का नाम था एमिशन, एक का नाम क्या था? एमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरे का नाम क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सनलाइट का स्पेक्ट्रा जब हमने ऑब्जर्व किया तो कैसा बना। मान लीजिए हमने कोई भी एक सोर्स लिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लगा दी स्लिट्स। स्लिट्स का फंक्शन होता है रेडिएशन को एक डायरेक्शन में लेके जाना। जब वो रेडिएशन हमने प्रिज्म में से पास की, इसमें से पास की, यहाँ पे हमने एनालाइजर लगाया, ठीक है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। क्या लगाया? एनालाइजर, तो उसको ऑब्जर्व करेगा। तो वो रेडिएशन जो थी ना, वो डिफरेंट कलर में सनलाइट 7 कलर्स में डेविएट होगी, जो कि इस पोजीशंस के ऊपर ब्राइट कलर की फॉर्म में, बैंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो ये जो कलर आए ना, ये थे हमारे विबग्योर वाले। कौन से थे? विबग्योर। 7 कलर्स आए, और ये जो कलर आ रहे थे यहाँ पे, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वायलेट और इंडिगो जो कलर आया, उनके बीच में कलर जो था सेपरेशन नहीं हो रहा था, कोई लाइन ऐसी नहीं लगा सकते जिससे वायलेट अलग हो जाए, इंडिगो अलग हो जाए। ऐसे ब्लू और इंडिगो के अंदर ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड, मीन्स कंटिन्यूटी थी कलर्स के अंदर। तो इसलिए जो ये सनलाइट का स्पेक्ट्रा हमने ऑब्जर्व किया, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे इसको हम? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या हुआ था? व्हाइट लाइट जो थी प्रिज्म से पास की, तो 7 कलर्स में डेविएट हुई थी, जो कि एनालाइजर के ऊपर हमने ऑब्जर्व हुई, और वो कलर विबग्योर वाले थे, डिफरेंट कलर्स आ रहे थे, और इसलिए इस स्पेक्ट्रा का नाम क्या आया? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। मर्जिंग ऑफ कलर्स टेक प्लेस कर दी थी, कोई डिफरेंशिएट वाली लाइन उनके बीच ड्रॉ नहीं हो रही थी। तो जब सनलाइट का स्पेक्ट्रा लिया, तो उसके बाद में हमने एटम की स्पेक्ट्रा के बारे में सोचा कि किसी एटम का भी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब एटम का जो स्पेक्ट्रा लिया, वो दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एक वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एमिशन। एमिशन का मतलब क्या होता है? एमिट करना। कोई भी एलिमेंट है, एटम है, वो रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, और ये है उसकी एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से रेडिएशन कहीं से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस लेवल से ये कहां चला जाएगा? एक्साइटेड लेवल के अंदर चला जाएगा। ये जो एक्साइटेड लेवल है, इसकी लाइफ टाइम काफी कम है, अनस्टेबिलिटी है, नियरली अबाउट 10⁻⁻⁸ सेकंड के अराउंड। तो ये क्या करेगा? वापस ड्रॉ बैक करेगा, मीन्स इस लेवल से ये वापस ग्राउंड लेवल के ऊपर आएगा। तो उस टाइम पर जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उसको एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, और वो जो रेडिएशन या एनर्जी उसने एमिट की, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन के अंदर जाएगी, पर्टिकुलर विजिबल रीजन के अंदर, जिसकी वजह से हमने कलर ऑब्जर्व होगा। तो इसलिए एमिशन ऑफ लाइट की वजह से जो स्पेक्ट्रा आ रहा था, उसका नाम क्या आया? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर? इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा एन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी। When this excited electrons comes into downward direction या ground state, emission of radiations या energy take place, then spectra observed या this spectra observed is called emission spectra। और इस तरीके से जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे वो क्या आ जाएगा? हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो भाई ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा हमने लिया, सबसे पहले किसी भी एटम के लिए जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रा लिया, तो उसके अंदर क्या आ रहे थे? उसके अंदर बैंड्स आ रहे थे। कैसे? ब्राइट कलर के बैंड आ रहे थे, शाइन करते हुए बैंड्स आ रहे थे, मीन्स उसके अंदर हम लोग अलग से दिखाई दे रहे थे, चमकदार जो बैंड होते हैं ना, वो दिखाई दे रहे थे। और उनके अंदर क्या था? उन ब्राइट कलर के बैंड्स के अंदर, कि उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे।
उनके बीच में क्या कर सकते थे हम, डिफरेंशिएट। मान लिया जैसे एक एनालाइजर था, जब एटम का स्पेक्ट्रा लिया तो उसके ऊपर बैंड्स आ गए। मान लिया एक बैंड तो ये आ गया, एक बैंड ये आ गया हमारे पास, इस टाइप से बैंड आ रहे थे। और ये बैंड कैसे थे, ये थे कलर्ड बैंड्स। और इन बैंड्स के बीच में डार्क जो थी चीजें थी वो उसने डिफरेंशिएट कर रही थी उन बैंड्स। या फिर मान लो ये कलर्ड बैंड है और ये जो लाइन बैंड ड्रॉ की उन्होंने डिफरेंशिएट कर रही थी। तो जो सनलाइट का स्पेक्ट्रा था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मर्जिंग ऑफ कलर्स थी। लेकिन जो एटम का स्पेक्ट्रा लिया उसके अंदर जो हमारे बैंड्स आए, ब्राइट स्पॉट्स आए, वो डार्क लाइन से सेपरेट आउट हो रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो इसलिए कलर्स की कंटिन्यूटी नहीं थी बैंड्स की, और इसी वजह से इस स्पेक्ट्रा को हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये टर्म इसके लिए हम यूज करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी है कलर्स के अंदर। फिर इस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या था, एक कि जो ये बैंड्स आ रहे थे ने, ये पर्टिकुलर पोजीशंस पे थे। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का ले रहा हूं। सोडियम जो है अपने बैंड्स, जब वो एक्साइटेड स्टेट से उसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो उस टाइम पर वो दो बैंड्स देगा। एक तो देगा 586 नैनोमीटर के ऊपर, एक 586.6 नैनोमीटर के ऊपर। इस टाइप से मान लिया मैंने इन दो पोजीशंस पे बैंड दिया है। तो सोडियम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इस पोजीशंस के ऊपर कोई और दूसरा एलिमेंट बैंड नहीं शो करेगा। सोडियम अगर इन दो पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कोई और एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे बैंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऐसे ही मान लिया मेरे पास पोटेशियम आया, उसकी अपनी पोजीशंस होंगी। मैग्नीशियम आया, उसकी अपनी पोजीशंस होंगी बैंड रिप्रेजेंट करने की। उस पोजीशन पे दूसरे एलिमेंट्स के बैंड ऑब्जर्व नहीं हो सकते। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अब मान लिया मैंने टेबल दे रखी है, ठीक है, किसी ने मेरे को टेबल दे दी, इस एलिमेंट के बैंड इस पोजीशन पर होंगे, इसके ऊपर। मैंने एटम का स्पेक्ट्रा लिया, मैंने बैंड्स देखे, भाई ये बैंड्स किस पोजीशन पर आ रहे हैं। मैंने देखा भाई एक तो मेरा 586 नैनोमीटर पे है, एक 586.6 नैनोमीटर पे है। तो भाई मैं उससे मैच करूंगा टेबल से कि भाई इस पोजीशन पे किस एलिमेंट के बैंड आया करे, सोडियम क्या है और किसी के आ ही नहीं सकते। तो मैं बता सकता हूँ कि जो मैंने स्पेक्ट्रा लिया था वो किस एलिमेंट का लिया था, सोडियम का लिया था। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया ना मैंने एलिमेंट। तो इसलिए इसको हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा। फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर जो बैंड थे वो ऑब्जर्व हो रहे थे, इसलिए स्पेक्ट्रा का नाम आया फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गया आई थिंक ये चीज। इसी को हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी कहेंगे, इसी को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कहेंगे। और जो सनलाइट का स्पेक्ट्रा था उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद सेकंड आया हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो भाई एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी इससे रिवर्ट हो जाएगा। एमिशंस में तो रेडिएशन एमिट हो रही थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रा होगा उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कैसे? मान लिया देखो ये हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। यहां से हमने कोई भी एक सोर्स लिया, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे रेडिएशन आ रही थी, वो हमने स्लिट से पास आउट की, और वो रेडिएशन इस सॉल्यूशन में से पास होगी। और जब इस साइड पे निकली तो यहाँ पर हमने एक एनालाइजर लगा रखा था, जब वो इस साइड से निकलेंगी यहाँ से तो इसके ऊपर जैसे ही टकराई उसने क्या किया? वहां पर डार्क कलर के बैंड दिए। कैसे बैंड दे दिए? डार्क कलर्ड बैंड। कैसे कलर के बैंड? आगे डार्क कलर बैंड, वो ऑब्जर्व हुए हमने इस पोजीशन के ऊपर। अब ये जो डार्क कलर के बैंड आए ये किस पोजीशन पे थे? देखो यहाँ पे मैंने NaCl ले रखा था। ये जो NaCl था इसमें से मान लिया अगर सोडियम ही है जिसने रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब की, क्योंकि ये जो लाइट आई इसमें तो हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन थी, लेकिन सोडियम ने क्या किया? पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब की। सोडियम ने जो रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब की वो थी एक तो 586 नैनोमीटर की, एक थी 586.6 नैनोमीटर की। वो दो रेडिएशन उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो बाकी रेडिएशन ने तो क्या किया? सामने चली गई, उसने तो कलर आ गई।
लेकिन वो सारी प्लेट क्या आ गई, कलर। लेकिन जो ये दो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी, उन दो पोजीशंस के ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, उन दो पोजीशंस के ऊपर हमारे पास में बैंड्स आ गया। एक 586.6 के ऊपर, एक 586 नैनोमीटर के ऊपर। इन दो पोजीशंस के ऊपर हमारे पास डार्क लाइन आ गई। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये रेडिएशन इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली इस एलिमेंट, और उसकी वजह से वो डार्क लाइन आई, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अब जो हमारा एमिशन लिया था उसमें भी सोडियम की इसी वेवलेंथ पे थी लाइट, और एब्जॉर्प्शन में भी इसी पे थी। लेकिन डिफरेंस क्या था कि एमिशन के अंदर कैसी आ रही थी, कलर्ड आ रहे थे बैंड्स, ठीक है, ब्राइट कलर के बैंड आ रहे थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में कैसे आओगे, डार्क कलर के बैंड आओगे। क्लियर होगी ये दोनों चीज। तो इस तरीके से हमने एटम्स का जो स्पेक्ट्रा था वो एब्जॉर्ब किया, वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दो टाइप का स्पेक्ट्रा। तो भाई जो सबसे फर्स्ट स्पेक्ट्रा लिया गया था ने, वो किस एलिमेंट्स के बारे में लिया गया था, वो हमने लिया था हाइड्रोजन का। किस एटम का लिया था सबसे फर्स्ट स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का। तो एक साइंटिस्ट था, जब उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमने ऑब्जर्व किया सबसे फर्स्ट, तो साइंटिस्ट का नाम था जे पाल्मर। क्या नाम था, जे पाल्मर। 1885 के अंदर सबसे फर्स्ट उसने क्या कहा कि हाइड्रोजन के एक बैंड आ रहा है, कौन से रीजन के अंदर आ रहा है, विजिबल रीजन में एक बैंड ऑब्जर्व हो रहा है। किस रीजन में बताया, विजिबल रीजन के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक बैंड ऑब्जर्व होगा। और उसके लिए उसने एक फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या किया, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109,677 इंटू में 1 में n1 का स्केयर माइनस के 1 में n2 का स्केयर। ये हो गया उसने। और क्या बताया कि n1 की जो वैल्यू होगी ने, वो तो होगी इसके अंदर 2, और n2 की वैल्यू क्या हो सकता है 3, 4, 5, 6, शोन कंटिन्यूस में कुछ भी हो सकती है वैल्यू। उसने ये बताया हमको। सबसे फर्स्ट इसने दी थी ये लाइन, ठीक है। और इसलिए इस लाइन का नाम भी क्या रख दिया, पाल्मर सीरीज। क्या नाम रख दिया, पाल्मर सीरीज, ये रख दिया। लेकिन बाद में और रिसर्च स्टार्ट हुई, और उसके बाद देखा कि हाइड्रोजन के अंदर 5 लाइंस आ रही थी। कितनी लाइन आ रही थी, 5 लाइंस। वो कौन कौन सी थी, सबसे फर्स्ट जो आई हमारे पास में, यहाँ पर मैं डाल रहा हूं सीरियल नंबर, सीरीज, जो उसका नाम आया, उसके लिए n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, और रीजन इन स्पेक्ट्रा कि किस रीजन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। तो सबसे फर्स्ट में बात करूं तो हमारे पास आई लेमर, ठीक है। सेकंड आई हमारे पास बाल्मर, थर्ड आई हमारे पास पाश्चन, फोर्थ आई हमारे पास ब्रैकेट, और फिफ्थ आई हमारे पास टीफंड सीरीज। ये आई हमारे पास। जो फर्स्ट थी लेमन, उसके लिए n1 की वैल्यू 1 थी, और n2 की वैल्यू क्या थी, इससे ज्यादा 2, 3, 4, शोन कुछ भी हो सकती थी। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या थी, 2, ये वैल्यू क्या हो सकती थी 3, 4, 5, उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू, ठीक है, इंफिनिटी तक। पाश्चन के लिए ये 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ये 3 थी तो n2 की वैल्यू इसके लिए क्या थी 4, 5, 6, 7 कुछ भी पॉसिबल थी। इसके लिए 5 से स्टार्ट हो रही थी, 6, 7, 8 कुछ भी पॉसिबल थी, और ये 6, 7, 8 और इंफिनिटी तक एनी वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। जो हमारी सीरीज थी वो किस रीजन में आ रही थी, जो लेमन वाली सीरीज थी वो हमारी कौन से रीजन के अंदर थी, अल्ट्रा वायलेट, इसके अंदर थी अल्ट्रा वायलेट, जिसमें हम यूवी रीजन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, यूवी रीजन, उसके अंदर थी वो। सेकंड जो हमारी थी वो किसके अंदर थी, विजिबल रीजन के अंदर। और विजिबल रीजन में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे कलर्स आते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए विजिबल रीजन की सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व हुई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट नॉर्मल आईज से हमें दिखाई दे रही थी, बाकी उस रीजन में नहीं थी, इसलिए वो बाद में ऑब्जर्व। फिर हमारे पास आई इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ये भी हमारे पास इंफ्रारेड शॉर्ट फॉर्म में IR की टर्म्स में लिखी जाएगी, ये भी इंफ्रारेड। इस रीजन के अंदर ये लाइन ऑब्जर्व। और उसने जो फॉर्मूला दिया था हमारे पास में, वो एक जर्नल फॉर्मूला था जिसमें n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू पुट कर सकते थे। और ये जो स्पेक्ट्रा था ये किसके लिए था, सिर्फ ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए था। इस स्पेक्ट्रा
और किसी सभी एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 n2 की वैल्यू गिवन होगी, सीरीज दे रखी तो वो वैल्यू पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं, उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट था 109677, इसकी यूनिट आएगी यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स। इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखे तो ये आ गई, जूल में लेंगे तो 2.18 into 10⁻⁻18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो 13.6। ठीक है, डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अभी मैंने सेंटीमीटर इनवर्स के लिए डिस्कस किया है। अब ये n1 n2 की वैल्यू क्या बता रहा था, एक बार देखो, इसमें मैं ग्राफ के थ्रू थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लिया, ये उसके एनर्जी लेवल थे, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे ही एनर्जी लेवल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग डाल दी, मान लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड लेवल है, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, वो जीरो नहीं होता, वो हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट लेवल किसी भी एटम के लिए उसका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट होगी। तो ये कह रहा है कि इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, किसी भी ऊपर से इनफाइनाइट पोजीशन से इसके ऊपर डायरेक्ट ड्रॉप कर सकता है, या फिर कहां से आ सकता है, इस लेवल से आ जाओ, इससे आ जाओ, या इससे आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। कहने का मतलब क्या है, लोअर पॉसिबल वैल्यू उसके लिए क्या होगी 1, n1 की वैल्यू, और n2 भी क्या उसका है, जिस लेवल से उसने ड्रॉप किया। ठीक है, फिर जो सेकंड सीरीज आई बाल्मर, उसके अंदर क्या था कि वो जो था ना लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही थी, सेकंड आ रही थी। जब वो इस पोजीशन से आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, या कहीं से भी आ जाओ, वो लेकिन उसके लिए थी पॉसिबल। तो ये लेमन वाली सीरीज थी, ये बाल्मर वाली थी। तो n2 की वैल्यू तो फिक्स होगी 2, लेकिन उसके बाद n1 की वैल्यू सॉरी फिक्स होगी बाल्मर के लिए 2, लेकिन ये जो लेवल था n2 किसी भी लेवल से आ सकता था, वो चेंज था। ऐसे ही मैं क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड हो जाएगी उसके लिए फिक्स, यहां से भी ड्रॉप कर सकते हैं, इस पोजीशन से भी, इससे भी, या किसी और ऊपर पोजीशन से भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, n1 क्वेश्चन के लिए क्या होगी, फिक्स 3 होगी, और बाकी किसी भी लेवल से आ सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट जो था वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो था वो ऑब्जर्व किया गया था, और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बाय हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करने हैं। तो इंपॉर्टेंट टेबल है, याद करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से एमसीक्यू की, कौन सी सीरीज किस रीजन के अंदर बिलोंग करेगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जब ये दो डेवलपमेंट कंप्लीट हुई हमारी, जो ये दो डेवलपमेंट्स हमने स्टडी की है यहाँ पे, ये हमारी कंप्लीट होगी एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ड्यूल बिहेवियर्स रेडिएशंस का। ठीक है, वो हमने सारे के सारे पढ़ लिए दोनों। अब उसके बाद क्या आया यहाँ पे, स्टडी करने के बाद जो रदरफोर्ड मॉडल चले आ रहा था उसकी लिमिटेशंस आ गई। क्या आएगी, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब ये रदरफोर्ड मॉडल्स की क्या लिमिटेशंस थी, देखो मेजर लिमिटेशंस की मैं बात कर रहा हूं, बाकी साइड और जो चीजें वो बात नहीं कर रहा। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के है ना सराउंड में ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और किसके अंदर है, एक्सेलरेशन के अंदर, इसमें है एक्सेलरेशन। जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन के अंदर होगी तो वो एनर्जी लॉस करती है, क्या करेगी, एनर्जी को लॉस करेगी। ठीक है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो सेंटर की तरफ फोर्स भी लग रहा है अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो कंटिन्यूस मूव करते टाइम उसका जो पाथ था वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो गया तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्यों नहीं लॉस करेगा। उसने एक्सेलरेशन में बता दिया, एक्सेलरेशन में तो एनर्जी लॉस भी होनी है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होगा उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी लिमिटेशन से दूर करने के लिए
फिर उसके बाद हमारे पास में आया बोर्स मॉडल। जब तक बोर्स मॉडल आया, दो डेवलपमेंट्स आ चुकी थी हमारे पास, ड्यूल बिहेवियर वाली और एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाली। तो उसके बाद रदरफोर्ड बोर्स मॉडल जो आया, क्या है हमारे पास, बोर्स मॉडल। भाई बोर्स मॉडल काफी टाइम तक, नियरली अबाउट 100 ईयर्स के अराउंड एग्जैक्ट रहा। उसके बाद इसमें भी लिमिटेशंस आनी स्टार्ट होगी एक दो। तो बोर्स मॉडल हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वही है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बोर्स का, उसने क्या बताया, सेंटर में एटम की न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होंगी, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स थे इसका उसने नाम दिया है, किस नाम से रिप्रेजेंट किए ऑर्बिटल्स, मान लीजिए ये K, L, M, N। इसके लिए N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला दीजिए उसने 2n स्केयर। ठीक है, और एक मैजिक नंबर दिया 2, 8, 18, 32 कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, उसके बाद 18, नेक्स्ट के बाद 32। सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, उसके सराउंड में सर्कुलर पाथ है जिसका नाम उसने क्या दिया, सर्कुलर पाथ का नाम ऑर्बिट। बोर्स ने क्या टर्म यूज की थी इसके लिए, ऑर्बिट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑर्बिट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, फिर उसने सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या बनाया कि जो बोर्स ऑर्बिट थी, क्या था, बोर्स ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी इन नेचर, स्टेशनरी इन नेचर। उसने क्या कह दिया इस पोस्टुलेट के थ्रू कि जो बोर्स के ऑर्बिट है वो नेचर में स्टेशनरी है। कहने का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्यूशन के टाइम ना वो बाहर जाएगा ना अंदर की तरफ आएगा, ना आउटसाइड में जाएगा ना इस साइड में, इसी ऑर्बिटल के अंदर वो रिवॉल्व करता रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुआ, बाउंड्री कंडीशंस आ गई कि भाई ना इससे बाहर जाना ना इससे अंदर आना, उसी के अंदर रिवॉल्व करना। इसलिए उस ऑर्बिट्स में हम क्या कहेंगे, बोर्स ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी इन नेचर। फिर थर्ड पोस्टुलेट्स में उसने क्या बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर जो पाथ था, ऑर्बिट था, उसके अंदर अगर रिवॉल्व करेगा तो कोई भी सर्कुलर पाथ ऑर्बिटल में चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr। तो बोर्स ने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी mvr, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल थी, n वैल्यू ऑफ h अपॉन में 2 पाई की इक्वल थी। किसके इंटीग्रल मल्टीपल थी, n वैल्यू ऑफ h अपॉन में 2 पाई। तो यहां से m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r उस ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, n किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके लिए पाई की वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, यहां से हम एंगुलर मोमेंटम कोई एक पैरामीटर जो अननोन होगा वो फाइंड आउट करते हैं, बाकी गिवन होगी। फिर फोर्थ पोस्टुलेट्स में उसने क्या बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसने इस एनर्जी लेवल से इसके अंदर जाना, मान लिया फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी मैंने मान ली E1, इस लेवल की एनर्जी मान ली मैंने E2, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, डेल्टा E। और डेल्टा E किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, उसके इक्वल होगा। अब अगर इसने यहां से मैं देखूं डेल्टा E, ये जो चेंज आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिट के अंदर जा रहा है या वापस यहां से इसके पास मारा ड्रॉप कर रहा है, तो इस एक्सचेंज के लिए उसने क्या होगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी अपने अंदर गेन करने पड़ेंगे या फिर लॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो वो एनर्जी के पैकेट अपने अंदर गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। जैसे ही एनर्जी गेन करेगा तो वो E2 में पहुंच जाएगा और लॉस कर दिया तो E2 से E1 के अंदर आ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस था, ये जो डेल्टा E आया, ये किसकी वजह से पॉसिबल होया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, एक एनर्जी के पैकेट की वैल्यू क्या होगी, h म्यू के इक्वल। ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया h म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इसके इक्वल। और यहाँ से म्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया। ठीक है, बोर्स ने ये पोस्टुलेट्स दिए और साथ में फिर बोर्स ने क्या किया, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के लिए उसके एनर्जी लेवल की वैल्यू बता दी कि किसी भी ऑर्बिट की अगर हमने एनर्जी निकालनी है तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू ए माइनस के आर ऑफ एच इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर।
क्या होगा फॉर्मूला उसका, E इज इक्वल टू माइनस के आर ऑफ एच जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। और अगर किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए नोट इंटू में एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वेयर। और इस ए नोट की वैल्यू जो थी वो फिक्स कर दी उसने कांस्टेंट के लिए 52.9 पिकोमीटर। क्या कर दी, ए नोट की वैल्यू फिक्स कर दी कितनी, 52.9 पैरामीटर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो सारे कांस्टेंट थे वो इसके अंदर कंबाइन कर दिए और उसकी वैल्यू दे दी 52.9 पिकोमीटर। इस RH जो था, एनर्जी हमारे पास में आई किसी भी ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट के लिए निकाल लिए, सेकंड के लिए एन की वैल्यू रख ली। यो जो RH था, अगर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यूनिट जूल है तो RH की वैल्यू ये आएगी। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं तो वो आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यूज जो थी RH की आ गई हमारे पास, नेगेटिव का साइन आ गया। ये जो RH है ना, इसका नाम क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम था, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है ना, और इस नाम रिडबर्ग फॉर्मूला भी कैसे है। तो इस तरीके से जो था बोस मॉडल ने एनर्जी की वैल्यू थी और रेडियस की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके वो डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, और जो पिछला मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम का, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स सोल्व करने। इस फॉर्मूले पर एक दो न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।